तो जैसा कि आप सभी समझदार बच्चों को ऑलरेडी पता है कि इस साल एमसीक्यूज और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले। पिछले साल तक काम चल जाता था यार कि एनसीईआरटी नहीं भी पढ़े तो काम चल जाएगा, लेकिन इस साल नहीं चलेगा, क्योंकि अगर इतने सारे एमसीक्यूज आएंगे और अपने को बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन बन के आएंगे और अपने को एनसीईआरटी पता ही नहीं होगी कि कहाँ से आ रही है, तो अपन आंसर ही नहीं कर पाएंगे। चाहे दुनिया का कोई भी नोट्स पढ़ लो, चाहे दुनिया का कोई भी बुक कर लो, लेकिन एनसीईआरटी नहीं करोगे, बीच की एक्टिविटीज़ नहीं करोगे तो पता ही नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में मैं वो फास्ट टेक्निक डिस्कस करने वाला हूँ और वो सही टेक्निक डिस्कस करने वाला हूँ जिससे कि एनसीईआरटी को आप कम से कम टाइम में 15 से 20 दिन 10 दिन में फटाफट से कवर कर सकते हो और मैक्सिमम अपने दिमाग में रिटेन रख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना, फिर आधा अधूरा सुन के जाओगे कि अरे ये तो मेरे को आता है, ये नहीं आता है, इस हिसाब से फिर नहीं सीख पाओगे। भले वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, वैसे भी मैं तेज़ी बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। वीडियो की स्पीड बढ़ाना चाहो तो बढ़ा के भी देख लो, लेकिन वीडियो पूरी देखना, नहीं तो कुछ सीख नहीं पाओगे। हम लोग को पता ही है कि गैप्स के बीच में जब एग्जाम होगा तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। तो जैसे इंग्लिश हिंदी पढ़ेंगे तो अपन का तो टच चले गया मैथ साइंस एसएसटी से, फिर जब अपन गैप में उस सब्जेक्ट को उठाएंगे तो भले अभी पढ़ रहे हैं लेकिन तब भूल जाएंगे, तब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जबकि तब अपने को रिवीजन करना है। तो केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का एग्जांपल लेते हुए तुमको समझाता हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, कि अपने को किस तरीके से पढ़ना है। अब एक एवरेज स्टूडेंट कैसे पढ़ेगा? अब मैंने बोल तो दिया, कोई सारे लोग बोलेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन एवरेज स्टूडेंट पढ़ना कैसे शुरू करेगा? पहले चैप्टर में दिया, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस। फिर इस हिसाब से पढ़ते हुए चलेगा, दूसरे पेज में जाएगा, तीसरे पेज पे जाएगा, एंड तक पहुंचेगा और 5 घंटा लगाने के बावजूद जो उसने फर्स्ट लाइन पढ़ा था वो उसको याद नहीं रहने वाला है। ये एक फैक्ट है, ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। और बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी याद नहीं होती, एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ नहीं आती। लेकिन इस टेक्निक से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 3-3 घंटे भी अगर आप पर सब्जेक्ट दोगे पर डे, तो इस हिसाब से आप एनसीईआरटी को ऐसे कवर कर लोगे और एक भी पॉइंट आपका मिस आउट नहीं होगा। तो शुरू कैसे करना है अपने को? कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस गिवन इन डेली लाइफ। अच्छा ठीक है, ये पढ़ लिया, कुछ अपने को बताया हुआ है, ऐसा ओवरव्यू ले लिया, ठीक है। इनिशियली ये एक्टिविटी में उतना ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, फिर ऐसे चलेंगे और बस सब पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखेंगे। तो 1.1 जैसे है केमिकल इक्वेशंस। अच्छा, फिर यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस के बारे में समझाया गया है, एक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सब पॉइंट में जाएंगे, अच्छा राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझाया गया, अच्छा मेरे को केमिकल रिएक्शन लिखना कैसे है। फिर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की, अच्छा बैलेंसिंग कैसे की जाती है, कुछ होगा बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद में। इस हिसाब से अपने को माइंड मैप बनाते हुए चलना है। एक बार में पूरे चैप्टर भी का सबसे पहले ओवरव्यू लेना है। तो जैसे ही आपने पूरे सारे चैप्टर के सेक्शंस का ओवरव्यू कर लिया, अपनी आंखें बंद करो और एक माइंड मैप, एक ट्री बनाओ। अच्छा ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, ऐसे ऐसे इसके सब पार्ट है। अच्छा केमिकल रिएक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद समझाएगा कि कैसे अपने को केमिकल रिएक्शन लिखना है। अच्छा उसके बाद लिखने के बाद कैसे बैलेंस करना है। इस हिसाब से अपने दिमाग में एक एल्गोरिदम सेट करते जाओ। हमारा दिमाग एल्गोरिदम के हिसाब से सोचता है। तो ये तो मैं केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ, तुमको लग रहा हो कि बहुत सिंपल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स, एसएसटी के मुश्किल चैप्टर्स, अगर आप इस हिसाब से सेक्शन बाय सेक्शन अपने दिमाग में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट कर लोगे, एक ट्री बना लोगे, तो वो चैप्टर आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को नहीं आता। तो सबसे पहला बेस आपको ये बनाना है, ये बेस बना। उसके बाद आपको पढ़ना शुरू करना है, उसके बाद आपको घुसना है एक एक चीज में। एक सेक्शन में घुसे, अच्छा पढ़ा, अच्छा ये डेफिनेशंस होती है, ऐसे ऐसे लिखते हैं, उसके बाद ऐसे बैलेंस करते हैं। उसके बाद जैसे ही एक सेक्शन खत्म हुआ, फिर आंखें बंद करो, सेकंड राउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं सेक्शंस पूरा ओवरव्यू कर लिए, माइंड मैप बना लिए, उसके बाद दूसरे सेक्शन में फटाफट से अपन डेफिनेशन पढ़े और एक सेक्शन खत्म होने के बाद में फिर अपनी आंखें बंद करके फिर अपने आप को एक्सप्लेन करना है। अच्छा ऐसा इसमें अपने ऐसा पढ़ा, ये डेफिनेशन है, अच्छा इस हिसाब से अपने को आगे बढ़ना है। तो माइंड ऐसे थोड़ा थोड़ा कर करके इतना पावरफुली आपकी सारी चीजें रिटेन करते जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप इतने फास्ट तरीके से एनसीईआरटी को पूरी ढंग से कवर कर लोगे। तो पहला टेक्निक मैंने ये बताया। अब दूसरे टेक्निक पे चलते हैं कि जैसे ही, खासकर ये साइंस एंड एसएसटी में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अब ज्यादातर बच्चे एक गलती क्या करते हैं ना, कि वो डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़नी है तो उसको एक एक लाइन याद करने बैठ जाते हैं। अरे एक एक लाइन अपने को ऐसे याद नहीं करना। हम क्लास 6-7 के बच्चे नहीं रहे जो अब एक एक आंसर्स को ऐसे पूरा रटते बैठेंगे। एसएसटी का लोग बोलते हैं लॉन्ग आंसर्स याद नहीं होते, साइंस के लॉन्ग आंसर्स याद नहीं होते, जबकि उसमें 4 से 5 पॉइंट ही रहता है। तो अपने को पूरा सेंटेंस नहीं रटना है। वी नीड टू लर्न ओनली द की पॉइंट्स। सिर्फ की पॉइंट्स पे ध्यान देना है। जैसे कि अब सपोज करो हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन केम विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। इसके मेरे को पॉइंट्स फटाफट से याद करने हैं। तो अब बच्चे क्या करेंगे, पॉइंट्स पहली बार में जैसे मैंने बोला सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ो, फिर दूसरी बार में अपने को पूरा रीड करना है प्रॉपर्ली। अब याद करने में कहाँ गलती करते हैं, अब वो पूरा आंसर रटने बैठेंगे। कैसे, ए न्यू फ्रेंच ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, द स्टेट जनरल ऑफ ए बॉडी वॉज इलेक्टेड।
ये एकदम सही टेक्निक नहीं है। आपको एक एक सेंटेंस नहीं रटना है। तो याद करने का सही टेक्निक क्या है कि अपने लैंग्वेज में बना के कीवर्ड्स बना के उस माइंड मैप में अपना सेट करते जाओ कि हाँ अच्छा एक फ्रेंच का ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया था एंड एक एस्टेट जनरल बॉडी इलेक्ट की गई थी, अच्छा डिफरेंट सॉन्ग्स वगैरह कंपोज किया गया था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया था। अगर इस तरीके से कि कीवर्ड्स याद रखते जाओगे तो बहुत बड़ा कुछ चीज़ नहीं है। अपन क्या देखते हैं ना, इतनी मोटी बुक है, इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, सब याद करना है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हर पेज में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना शुरू कर दो और बुक में ही लिख लिया करो जो जो अपने लैंग्वेज में। अच्छा इस पेज में जैसा कि मैंने एसएसटी वाले अपने उसमें भी दिखाया हुआ है, एसएसटी वाले वीडियो में, कि ऐसे मैं कीवर्ड्स लिख लेता था पूरे एक पेज के सारे कीवर्ड्स यहाँ लिख लिए। तो मुझे जब मैं थर्ड टाइम फोर्थ टाइम बार बार रिवीजन करता था तो मुझे बार बार उस चीज़ को पूरा पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। मैं बस कीवर्ड्स देखता था और अपने आप रिकॉल कर लेता था कि अच्छा ऐसे ऐसे करके इस पेज में ये चीज़ गिवन है। और जैसा कि मैं बोलता हूँ कि हमेशा रिवीजन करते रहना चाहिए। तो बच्चे बोलते हैं कि रिवीजन करने में भी यार टाइम लग जाता है। जैसे कि आज मेरे को कोई रिवाइज करना है तो कल मैंने जो किया था वो मैं आज करूंगा तो मेरे को उतना ही टाइम लगेगा। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कल किसी चैप्टर को पढ़ा है ना तो आज अगर आप उस चैप्टर को उठाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे उस चैप्टर को एक बार फिर से ओवरव्यू करने में। आपका माइंड इतना स्ट्रांग है कि बस आप जैसा मैंने बताया अगर आप उस हिसाब से पढ़ोगे ना तो आप बस सेक्शन देखोगे और अपने आप ही आपके दिमाग में कीवर्ड्स आते जाएंगे। आपको पूरा पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पूरा पूरा पेज, बस कीवर्ड्स आप देखोगे, आपका माइंड अपने आप प्रोसेस करके अपने आप आपको बता देगा कि इस पेज में क्या दिया है, इस आंसर में क्या दिया है, और आपको बिल्कुल ज़्यादा मेहनत करने की, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ कि अगर इस टेक्निक को तुमने फॉलो कर लिया ना तो इतना ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा ना तुम्हारा स्कोर कि तुम सोच नहीं सकते। एक चैप्टर को करने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे तुमको ये काम करने में। अब जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा गोल्ड माइन वाली चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो उसका एनसीईआरटी में प्रीवियस ईयर तो कर ही रहे हो चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो वो क्वेश्चन जिस पार्ट से भी आया हुआ है, जिस भी सेक्शन से आया है, वहां पर उसका जाके आप ईयर लिख दो कि इस सेक्शन में अच्छा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन से इस साल क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे आप बस उस चैप्टर में लिख दो, 10 से 15 मिनट लगेंगे। इससे क्या होगा, आपके आंखों के सामने आपको दिखेगा कि किस चैप्टर की वेटेज कितनी है, किस सेक्शन की वेटेज कितनी है, मेरे को कितना ज़्यादा टाइम किस में स्पेंड करना है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी आपकी बुक गंदी होती जाएगी उतना आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जितने बार आप रिवाइज करते जाओगे आपको सबकॉन्शियसली अपने आप कॉन्फिडेंस आता जाएगा। आपको दुनिया भर की कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है कॉन्फिडेंस के लिए, आप अपने आप ही अपने आप को कॉन्फिडेंस देते चले जाओगे। तो इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए सारे चैप्टर वाइज, सेक्शन बाय सेक्शन वहाँ नंबर लिख लिया करो। अच्छा 2017 में ये आया था, अच्छा 2011 में भी आया था। तो इससे आपको पता चल जाएगा किस जगह मेरे को ज़्यादा फोकस करना है और किस जगह मेरे को नहीं करना है। अब अगली एक ऐसी टिप देने जा रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर हो सकता है और ये टिप आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जब गैप डेज में आप मेन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होंगे तब आपको दूसरे सब्जेक्ट्स को रिवीजन करने में भी आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। जो मैंने टिप्स आपको बताई वो तो आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले, कीवर्ड्स वगैरह आप उसको प्रॉपर्ली रखोगे, आँख बंद करके रिवाइज करोगे। उससे भी शानदार टेक्निक जो मैं खुद तब भी फॉलो करता था 10th में, आज डेट तक फॉलो करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो भी मैंने पढ़ा आज माइंड में सब कुछ फ्रेश है, अगर पिछले जितने भी स्टेप्स बताया अगर उनको ढंग से फॉलो किया है, कीवर्ड्स के हिसाब से याद रखें, तो अब कोई सा भी फ़ोन हो, जैसे कि मेरा सैमसंग का फ़ोन है तो इसमें एक नोट्स का ऐप है आपका, या तो आपको प्ले स्टोर में नोट्स का कोई ऐप मिल जाएगा। तो मैं ऑडियोज बना लेता था सेक्शन बाय सेक्शन। जैसे कि सुनो, ये केमिस्ट्री में बोलते हो ना कि रिएक्शन से याद नहीं होते, फैक्ट्स याद नहीं होते, एसएसटी में याद नहीं होती, तो मैं फटाफट से एक 30 मिनट वाले टॉपिक को मैं 3 मिनट में अपने शब्दों में बोल के पूरा रिकॉर्ड कर लेता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट नाइट्रोजन फैमिली। H3PO3 को हीट मारेगा तो H3PO4 प्लस PH3 निकलता है। अगला पॉइंट आता है AgNO3 प्लस H3PO2। तो अभी भले तुमको समझ नहीं आया होगा लेकिन तुम अपने हिसाब से पढ़ के अपने हिसाब से अपने आप को समझाओगे तो, और आंख बंद करके ऐसे 5-5 मिनट में तुम्हारा एक एक टॉपिक रिवाइज होता जाएगा। काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है। तो जब तुम्हारे बाकी गैप डेज आएंगे, जब भी ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मेरे से छूट रहा है, तो ऐसे बस चलाओ 5 मिनट, आंख बंद करो और अपने माइंड में वही माइंड मैप बनाओगे तो ऐसे चलते जाओ और रिकॉल करते जाओ। माइंड एकदम, जो रिटेनमेंट जो तुम्हारी पावर है ना वो ऐसे इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे इंक्रीज हो जाएगी। ये कुछ टेक्निक्स है। स्मार्ट वर्क इसी को कहा जाता है। हार्ड वर्क ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन नंबर कम के ही आते हैं क्योंकि ये कुछ स्मार्ट टेक्निक्स होती है। इन टेक्निक्स को अगर यूज़ करना अभी से भी शुरू कर दो, 15-20 दिन है और बाकी तो 1 महीना तो पूरा चलेगा ही बोर्ड एग्जाम। इस हिसाब से चलोगे तो देखना इतना शानदार स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अगर अभी तक एवरेज स्टूडेंट भी थे, कुछ चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें इंप्रूव करके भी बहुत आगे निकल जाओगे।
अगर किसी बच्चे को सीखना है कि एनसीईआरटी को फटाफट से प्रॉपर्ली मार्क कैसे किया जाता है, क्वेश्चन बीच में से अपन खुद कैसे बना सकते हैं, तो कुछ चैप्टर्स के एसएसटी के मैंने ऑलरेडी मार्किंग वीडियोस बना रखे हैं, वो जाके तुम देख सकते हो। अब काफ़ी बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि भैया आप बाकी चैप्टर्स के भी बना दो, तो मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ कि मैं आगे के चैप्टर्स के और वीडियोज़ में मार्किंग के नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि टाइम की कमी होने की वजह से एक एक वीडियो में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे लिए। और काफ़ी लोग बोलेंगे भैया आप मार्क करके भेज दो, वीडियो मत बनाओ, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सारे मार्किंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है, सारे बुक्स भी मेरे पास नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और टाइम लगता है। तो अगर मैं वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता तो मैं आधा अधूरा कंटेंट आपको नहीं दूंगा। प्लस अभी कुछ दिन ही रह गए हैं, तो इतने सारे चैप्टर्स पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए डालना, और आपके लिए भी देखना वो उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। तो जितने डालें उनको ढंग से देखो और उनसे सीख के बाकी चैप्टर्स की खुद करने की कोशिश करो, उससे तुमको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी भी काफ़ी लोग इंतज़ार में बैठे भी, यह एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, ट्विटर में जाके आंदोलन करा रहे हैं। मैं इस बारे में आपको बोलूँगा ही नहीं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं कोई होता ही नहीं हूँ बोलने वाला, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि आप कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट वही करेगा जो वो चाहता है। तो आपके लिए बेस्ट ही है कि आप अपना पढ़ाई करो। पिछले बार भी अपन ने देख लिया, जेई नीट वगैरह जितने भी एग्जाम्स है इतने पीक में ही करा है गवर्नमेंट ने, किसी की भी नहीं सुनी। तो इन सब के चलते अपने फ्यूचर को दांव में मत लगाओ, अपनी पूरी मेहनत करो। ऐसा तो नहीं है कल एग्जाम होगा तो देने नहीं जाओगे, देने तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए एक एक्सक्यूज़ मत खोजो कि मुझे एग्जाम ना देना पड़े, और अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करो। तो जाओ पढ़ाई में लग जाओ, 15-20 दिन जितने भी दिन बचे हैं अपनी पूरी जान लगा दो, या फिर जाने दो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।